नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के एक ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिशियन के पॉलिटिक्स को उनके शुरुआती दौर से मैं लगातार यूँ कहें साक्षी रहा हूँ, या यूँ कहें मैं लगातार उनके हर राजनीतिक कदम को करीब से महसूस करता रहा हूँ या देखता रहा हूँ। जी हाँ, हम बात गिरिराज दा की कर रहे हैं। उस गिरिराज दा का कर रहे हैं जो राजनीति में मौका परस्ती क्या होता है, या फिर राजनीति में समय के अनुकूल कैसे बदला जाता है, या कैसे लॉयल्टी शिफ्ट किया जा सकता है। गिरिराज दा का जोड़ा नहीं है। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो कुछ भी सदन में हुआ है, लोकसभा में, और कीर्ति झा आजाद ने जो गिरिराज दा को जवाब दिया है, वह उसी राजनीति का एक हिस्सा है जिस राजनीति के सहारे आज गिरिराज दा शिखर पर है। मैं वो भी दौर देखा हूँ जब गांधी मैदान में गिरिराज दा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शामिल होते थे, मतलब उनके किसी कार्यक्रम में, और ठीक सामने बैठते थे और उनके हर भाषण पर ताली बजाते रहते थे। मैंने खुद देखा है। मैंने ये भी देखा है कि सुशील मोदी के लिए ये पर्दे के पीछे या उनके आवास पर किस तरीके से सुशील मोदी से वो मिलते थे, और बाद के दिनों में सुशील मोदी के खिलाफ किस तरीके से इन्होंने मोर्चाबंदी की, ये भी मैंने देखा है। कैसे ये मंत्री बने, कि इस मंत्री बनने की पीछे की कहानी क्या है, सारे कहानी की पटकथा जिसने भी रची हो, उस पटकथा का साक्षी मैं भी हूँ। मैंने देखा, महसूस किया। उस दौर में हम ईटीवी में आ गए थे, पटना आ चुके थे, और हमारा और गिरिराज दा का बड़ा बढ़िया रिश्ता था। पशुपालक प्रेमी वो भी और मैं भी। वो भी बकरी पालन एमओए वो ले आए थे जो कभी अंडा ही नहीं दिया। लेकिन मंत्रालय में जो काम गिरिराज दा बिहार में रहते हुए मंत्री के रूप में किया, जितनी चर्चाएं इनकी हुई, हमें केंद्र के किसी मंत्रालय में ग्रामीण विकास मंत्री होने के बावजूद भी कभी वो दिखे नहीं, उस तेवर में कभी नहीं दिखे। लेकिन मौका परस्ती हम की बात कर रहे हैं, और राजनीति में गिरिराज दा मेरा तो आइडियल है कि अगर कोई राजनीति में जाना चाहता है या कोई राजनीति में अगर कदम रख रहा है तो गिरिराज दा के जीवन का अध्ययन जरूर कीजिए। क्योंकि गिरिराज दा ने राजनीति में दाव पेच क्या होता है, राजनीति में मौका परस्ती क्या होता है, राजनीति में अवसर का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, हमें लगता है कि ये बिरले नेता होंगे। सुशील मोदी और नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे ये, और एकदम लठैत की तरह उनके लेफ्ट और राइट में खड़े रहते थे। और हमें याद है कि जब नरेंद्र मोदी का भोजन रद्द किया गया था, तो बिहार से किसी एक नेता ने दबी जुबान ही सही भोज को रद्द करने पर अगर सवाल किसी ने खड़ा किया तो वो गिरिराज दा ही थे। गिरिराज दा ने उस मौसम को भांप लिया कि आगे आने वाला समय जो है सुशील मोदी और नीतीश कुमार का नहीं, नरेंद्र मोदी का होने वाला है। ये विलक्षण प्रतिभा बिरले आदमी में होता है। तो इस मामले में हमारे गिरिराज दा इसके धनी हैं, विलक्षण प्रतिभा के मामले में। मतलब ये बहुत भांप लेते हैं कि कल किसका होने वाला है, और कल किसकी सवारी की जाए जो ऊंचाई तक पहुंचा जा सके। भेजो, एकदम कैलकुलेशन इतना ज़बरदस्त है ना, कह नहीं सकते। फिर जिस राजनीति को लेकर ये आगे बढ़े, 14 में देखे ही पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, जीते, और उसी नीतीश कुमार और सुशील मोदी के विरोध में उस समय तक आ चुके थे कि बदौलत केंद्र में मंत्री बने। और मंत्री बनने के बाद फिर जो कुछ भी हुआ सब सामने में है। नरेंद्र मोदी के साथ आने के बाद सुशील मोदी के खिलाफ जितना इन्होंने साजिश रची हो गया या जितना पॉलिटिक्स किया होगा, हमें नहीं लगता है कि सुशील मोदी के करीबी नेताओं में किसी दूसरे नेताओं ने इस तरीके से बगावत किया हो। नीतीश पर भी जितनी इन्होंने आंख तरेरी होगी, हमें नहीं लगता है कि नीतीश जिसके लिए
बहुत कुछ किया हो, ऐसे नेताओं में कोई नेता इस तरीके से आंख तरे रहा हो। लेकिन मुझे वो भी दिन याद है जब गिरिराज दा के खिलाफ कन्हैया चुनाव लड़ रहा था और नीतीश कुमार की सभा इनको चाहिए था, और दो सभा, एक सभा हो चुका था, एक सभा और चाहते थे। जिस तरीके से नीतीश कुमार के सामने में ये हाथ जोड़े खड़े थे, क्या बात, ये क्वालिटी गिरिराज दा में ही हो सकता है। मतलब अब तो दंग रह गए, संयोग से किसी वजह से हम मुख्यमंत्री आवास उस समय चले गए थे। मुझे याद है गिरिराज दा एकदम मतलब एक पैर पर खड़ा होकर जैसे वंदना कर रहे थे, नीतीश बाबू आपको तो चलना ही पड़ेगा। और नीतीश कुमार वो चुनाव, कन्हैया का जो चुनाव था, वो उस चुनाव में जीतने को लेकर नीतीश कुमार की क्या भूमिका है, हमें लगता है गिरिराज दा बेहतर समझते हैं। फिर बात जब आगे जीत कर आए तो फिर उसी तरीके से नीतीश कुमार के को लेकर बोलना शुरू किए, बहुत बोले। इस बार भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में इनको पसीना जब छूटने लगा तो भले मानसिक स्थिति वो नहीं हो नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार की सभा हो, नीतीश कुमार क्या वोटर उनको वोट करे, इसको लेकर इन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दिया। लेकिन इस बार थोड़ा धैर्य रखे हुए हैं। पहली बार देख रहे हैं कि गिरिराज दा अब तो नीतीश कुमार की अंतिम पारी है, थोड़ा नीतीश कुमार को राहत देते हुए दिख रहे हैं। इसलिए हम आज की युवा पीढ़ी जो राजनीति में आना चाहते हैं, या जो आज की युवा पीढ़ी राजनीति में को भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें गिरिराज दा का बायोग्राफी जरूर पढ़ना चाहिए। वो राजनीति में कैसे आगे बढ़े और जैसे जैसे आगे बढ़े, जिनके सहारे वो आगे बढ़े, उनको किस तरीके से वो पीछे छोड़ते चले गए, ये तरकीब या ये तकनीक गिरिराज दा को ही आता है। मतलब गजब मास्टर है इस मामले में। और यही वजह है कि गिरिराज दा आज अपने उम्र के इस पड़ाव में भी उसी मजबूती के साथ राजनीति में डटे हुए हैं जिस मजबूती के साथ ये राजनीति की शुरुआत की थी। इनकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या हुआ, उसका एक एक काटा चिट्ठा आज कीर्ति आज़ाद ने सदन में खोल कर रख दिया है। ये अलग बात है कि आज कीर्ति आज़ाद सदन में जो उन्होंने बातें कही हैं उसके साक्षी बहुत कम लोग होंगे, लेकिन गिरिराज दा के विधान परिषद बनने में या बाकी जो बीजेपी में स्थान ग्रहण करने की बात है, उसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है कीर्ति आज़ाद की भी बड़ी भूमिका रही है। तो आज सदन में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ कीर्ति आज़ाद और गिरिराज सिंह के बीच, जरा पहले आप सुनिए। 31 राज्य 10% और मिला लीजिए, 31 के 41 में 31 ही है, 31। अच्छा। तो लोगों को बोलना अध्यक्ष इनका जवाब दे दूं, आप कहें तो दे दीजिए। सबसे कम दाम अगर पेट्रोल और डीजल के कहीं किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाइए, गिरिराज जी अपने बिहार से भर के आइए। माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा, इसलिए आप अपनी बात करें। अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास MLC बनने के लिए बैठा करते थे 1999 में। ये बात नहीं, ये पर्सनल है। नहीं, ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से। ये मुझे बताएंगे, ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आज़ाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, बैठ जाइए, जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। लेकिन आज़ाद जी नहीं कर सकते, आप बैठ जाए। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री बैठ जाए, इनका कुछ नहीं कर सकते। माननीय मंत्री ठीक है, ये देखिए आप करके बोलते हैं। माननीय कीर्ति आज़ाद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत वरिष्ठ हैं। ये आपसे बात, ये लाल बाबू प्रसाद के पास आके मेरे पास पड़े रहते थे। फिर वही बात आप कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में। देखिए आया था, आप बैठ जाए। माननीय मंत्री जी आप बैठ जाए। माननीय मंत्री, कपड़ा पहनने का लोर नहीं था, कपड़ा हमने सिलवाया। ये गलत बात है, ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप
आपसे अपेक्षा नहीं है। अब सर माननीय ये- कीर्ति आजाद जी इस सर, ये तरह अब का ऐसे आक्षेप बोलेंगे तो मैं इनके नहीं, सब आप चीज किसी खोल दूंगा, सर। किसी माननीय सदस्य के बोलने ऊपर की तमीज नहीं देखिए। नहीं आप सर ये तमीज आप देखिए। बजट पे बोलिए। इसका तमीज देखिए। नहीं, लेकिन माननीय कीर्ति आजाद जी आप बजट पे बोले। आप इस तरीके की बात किसी के ऊपर व्यक्तिगत आप आक्षेप आवाज आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप उनका रिकॉर्ड सुन में रहे नहीं हैं रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है उनका रिकॉर्ड। लिए अब कुछ बचा है क्या? नहीं ना। तो चलते चलते गिरिराज दा का बहुत कुछ लोग जान भी गए, कीर्ति आजाद बहुत कुछ खोल दिया। लेकिन एक बात है, गिरिराज दा का जोरा नहीं है। राजनीति में ऐसे ही लोगों के रहने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति मौका परस्ती का है। और जो जितना मौका परस्त है, ये बात समझ ले कि जिसके सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ी हटाते चलो तभी आगे बढ़ सकते हो। इसके बेस्ट उदाहरण हमारे गिरिराज दा है। इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति अगर सीखनी हो, समझनी हो, तो गिरिराज दा के पूरे राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालिए, समझिए। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि राजनीति क्या है।